नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की भाषा, उनकी संस्कृति और आने वाली जनरेशन की एजुकेशन से जुड़ी हुई है। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले ने राजस्थानी भाषा को राज्य की शिक्षा प्रणाली के बिल्कुल सेंटर मिलाकर खड़ा कर दिया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये आखिर कब और क्यों हुआ, इसे लाने के पीछे कौन लोग थे और सबसे जरूरी बात, इसका जमीन पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी डिटेल में चलते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। 1. सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला क्या है। 2. संघर्ष का सफर, यानी ये कब, किसने और कहां लड़ी लड़ाई। 3. इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। 4. इस फैसले से पहले और अब की स्थिति में क्या फर्क आएगा। और 5वां, फ्यूचर जनरेशन को इससे क्या फायदा मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा आदेश। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है। कोर्ट ने यहाँ कोई मामूली सुझाव या सलाह नहीं दी है, बल्कि 3 बिल्कुल ठोस कदम उठाने को कहा है। पहला कदम, राजस्थानी भाषा को शामिल करने के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी होगी। दूसरा, इस भाषा को प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना होगा। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, सिर्फ नियम बनाकर उसे पेपर पर नहीं छोड़ना है। सरकार को इसकी एक प्रॉपर कंप्लायंस रिपोर्ट यानी अनुपालना रिपोर्ट जमा करनी होगी। मतलब एक्शन जरूरी है। ये सच में एजुकेशन सेक्टर में एक गेम चेंजर बदलाव है। और हाँ, कोर्ट ने इस एक्शन के लिए एक कड़ी डेडलाइन भी दे दी है। 3 जजेस की बेंच ने साफ कह दिया है 30 सितंबर 2026 तक कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करें। यानी इस तारीख तक सरकार को हर हाल में ये दिखाना होगा कि उन्होंने इस भाषा को एजुकेशन सिस्टम में कैसे शामिल किया है। ये एक बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल तारीख है। इस समय सीमा के अंदर अंदर इस मैसिव एजुकेशनल शिफ्ट को जमीन पर उतारना ही पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, संघर्ष का सफर। ये कब, किसने और कहां हुआ। ये एक ऐसी लड़ाई है जो दशकों तक चली। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों तक हार नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाले थे पदम मेहता और डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत। इन्होंने वर्षों तक इस मुद्दे को पूरी मजबूती से कोर्ट में रखा। और साथ ही आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश ओझा जैसे लोगों ने इसके हर एक पहलू को सबके सामने लाया। न्यू दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस कानूनी लड़ाई का असर सीधा राजस्थान में दिखा। बीकानेर के कोर्ट गेट से लेकर जयपुर तक जैसे ही ये जीत मिली, ढोल नगाड़ों के साथ लगातार इसका जश्न मनाया गया। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये एक बहुत बहुत लंबा सफर रहा है। शुरुआत होती है 1952 से, जब हिंदी को राज्य की ऑफिशियल भाषा बनाया गया था। उसके बाद आता है 25 अगस्त 2003 का वो बड़ा दिन, जब राजस्थान विधानसभा ने सर्वसम्मति से राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए एक प्रस्ताव पास किया। और अब जाकर 30 सितंबर 2026 की ये फाइनल सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन मिली है। सोचिए जरा, लगभग 70 साल से भी ज्यादा लंबी चल रही ये डिमांड आखिरकार अब जाकर अपनी मंजिल तक पहुंच रही है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इस फैसले की एकदम से जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे कानूनी और शैक्षिक लॉजिक क्या थे? वैसे सबसे अहम बात यह है कि अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 और राइट टू एजुकेशन एक्ट को ध्यान से देखें, जिसमें संविधान के आर्टिकल 350A का भी हवाला दिया गया है, तो इनमें बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही होनी चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है दोस्तों। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा में चीज़ों को सबसे जल्दी और बेहतर ढंग से समझता है। कोर्ट का भी यही मानना था कि जब हमारे नियम और पॉलिसीज इतने क्लियर हैं, तो फिर राजस्थानी भाषा को पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है? असल में सबसे बड़ा चैलेंज कॉम्प्रहेंशन गैप यानी बच्चों के समझने की खाई को भरना था। अब सोचिए, क्लास 1 या 2 का एक छोटा सा बच्चा जिसके घर में दिन रात राजस्थानी, मारवाड़ी या हाड़ौती बोली जाती है, वो जब स्कूल आकर अचानक इंग्लिश या किसी दूसरी भाषा में कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स पढ़ता है, तो उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। उसी गैप को, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये मैंडेट जरूरी था, ताकि पढ़ाई उन बच्चों पर बोझ ना लगे और उनका मेंटल फाउंडेशन शुरू से ही एकदम मजबूत हो। अब आता है चौथा हिस्सा, पहले की स्थिति और अब की स्थिति।
इस मैंडेट के बाद ग्राउंड रियलिटी में आखिर क्या फर्क आएगा? फैसले से पहले का मंजर देखिए, काफी अलग था। राजस्थानी भाषा को स्कूल के सिलेबस से बिल्कुल बाहर रखा गया था। इसे बस अलग अलग बोलियों जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती में बिखरा हुआ माना जाता था। यहाँ तक कि रीट यानी जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होती हैं, उनमें भी इसका कोई जिक्र तक नहीं था। लेकिन फैसले के बाद अब पूरी पिक्चर पलट चुकी है। अब ये किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनने जा रही है। जो भाषा कल तक अलग अलग टुकड़ों में बटी थी, अब वो एक यूनिफाइड और स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशनल भाषा बनकर सामने आएगी। और सबसे बढ़िया बात, रीट एग्जाम्स में इसके आने से तो रोजगार के बिल्कुल नए रास्ते खुलने वाले हैं। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर। फ्यूचर जनरेशन को इसका क्या फायदा होगा और इसका लॉन्ग टर्म सांस्कृतिक और आर्थिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? 8 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के उन करोड़ों नागरिकों की संख्या है जिनके सम्मान और गर्व का रास्ता इस एक फैसले ने खोल दिया है। ये 8 करोड़ लोग और उनकी आने वाली पूरी जनरेशन सीधे तौर पर इस मैंडेट से प्रभावित होंगे, क्योंकि अब उनकी अपनी मातृभाषा को एजुकेशन सिस्टम में पूरा और सच्चा सम्मान मिलने वाला है। और वैसे भी इसके फायदे कोई हवा हवाई नहीं है, काफी ठोस हैं। पहला, बच्चे अभी से अपने कल्चर, अपनी मिट्टी और अपनी विरासत से और डीपली जुड़ पाएंगे। दूसरा, मातृभाषा में पढ़ने से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट तेजी से होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तीसरा, और एक बड़ा फायदा है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। जब भाषा स्कूलों में कंपलसरी होगी तो टीचर्स भी चाहिए होंगे ना, तो खासकर रीट एग्जाम्स के जरिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। और चौथा फायदा, ये स्टेट की अलग अलग बोलियों को एक पहचान, एक एकेडमिक छतरी के नीचे लाकर जोड़ेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल हमारे दिमाग में जरूर घूमता है। जब राजस्थानी भाषा सच में एजुकेशन सिस्टम का एक इतना बड़ा और कंपलसरी हिस्सा बनने ही जा रही है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये उस बड़े सपने की तरफ सबसे ठोस कदम है? क्या अब वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थानी को आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल तौर पर शामिल कर लिया जाएगा? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में मेरी तरफ से बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक बदलाव का पूरा बैकग्राउंड और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस मुद्दे पर आप लोग भी जरूर विचार कीजिएगा। एक नए टॉपिक और एक्सप्लेनर के साथ जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।